हेलो एंड वेलकम बैक टू इंस्ट्रक्टरपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं पीएसडब्ल्यू की एप्लीकेशन के बारे में, जिसे ग्रेजुएट वीजा भी कहा जाता है। स्टूडेंट से लेके डिपेंडेंट ये एप्लीकेशन कैसे फिलअप करेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं, प्लस जो भी मेजर कंसर्न्स आते हैं भाई फिलिंग आउट दी एप्लीकेशन, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश की हुई है। ऑल्सो डू रिमेम्बर, स्टूडेंट और डिपेंडेंट्स, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे वो यहाँ के ही जन्मे हुए बच्चे क्यों ना हो, उनकी एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी रहेगी, दैट टू सेपरेटली। और जैसे ही आपका वीजा आ जाता है, 1,000 पाउंड की पेनल्टी से कैसे बचे, कैसे एनवेलॉप खरीदे और क्या क्या उसमें लिखना रहेगा, ये सब कुछ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस की। हर एक एप्लीकेंट की फ़ी होगी 822 पाउंड और आईएचएस फ़ी आपकी होगी, अगर आप 2 साल रहते हैं तो 2070 और 3 साल रहते हैं अगर पीएचडी करते हैं तो 3105 टोटल लगा देना। ये अभी की फ़ीस चल रही है। अब जल्दी से अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करें और देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं ग्रेजुएट वीज़ा के लिए। सबसे पहले टाइप कर देना ग्रेजुएट वीज़ा और सिंपली क्लिक कर देना अप्लाई पे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद पूरा इंटरफेस आ जाएगा, सारी डिटेल्स होगी ग्रेजुएट वीज़ा की, आप गो थ्रू कर सकते हैं और फिर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको पूछा जाएगा आप कहाँ रहना चाहते हैं। मेरे लिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स वाला ऑप्शन था, तो आई हैव चोजन इट। कंटिन्यू। उसके बाद डू यू हैव ईयू, ईए और स्विस पासपोर्ट? फॉर मी इट वाज नो, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया था। कंटिन्यू। उसके बाद आपके पास बीआरपी है? हाँ जी है। आपका नाम बीआरपी पे और पासपोर्ट पे सेम है? हाँ सेम है, तो हम क्लिक कर देंगे यस। उसके बाद बेसिक डिटेल्स दी हुई है कि कौन सा आप ऐप यूज कर सकते हैं, फोन होना चाहिए और वो सब, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन इसकी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। हमें ऐसा कहा जाता था कि बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी, स्लिप्स मांगी जाएगी, यहाँ पे बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं, वो होने चाहिए। एंड देन जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे। ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए खुद, तो माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम जो भी पासपोर्ट में है वो डाल देंगे। नेशनलिटी क्या है? इंडियन। कंटिन्यू। बीआरपी नंबर जो टॉप कॉर्नर पे लिखा होगा वो ऐड कर देना और एक्सपायरी डेट मैं यहाँ पे डमी नंबर ऐड करने वाली हूँ। एंड देन आप प्रेस कर देंगे कंटिन्यू। हमेशा याद रखना कि एक्सपायरी डेट फ्यूचर की ही होगी, तो बर्थडे वर्डे मत डाल देना। एंड देन आपकी बर्थ डेट ऐड कर देना। मैं यहाँ पे अगेन डमी बर्थ डेट ऐड कर रही हूँ। कंटिन्यू। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पूछा जाएगा एंड देन वहां पर सिक्योरिटी कोड आ चुके होंगे, वो सिक्योरिटी कोड्स एक के बाद एक आप एंटर कर देंगे और अपने फोन और ईमेल को वेरीफाई कर देंगे। आपको पूछा जाएगा हेल्पर की जरूरत है, आप लिख देंगे नो, एजेंट होगा तो यस। आपका अकाउंट हो गया है क्रिएट। अब फाइनली हम साइन इन कर देंगे। बट कौन से डॉक्यूमेंट यूज किए थे अकाउंट क्रिएट करने के लिए? एक तो बीआरपी, दूसरा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बीआरपी, बीआरपी का नंबर डाल देंगे और बर्थ डेट अपनी। सिक्योरिटी कोड दो में से कोई एक जगह पर मंगवा लेंगे और सिक्योरिटी कोड डाल देंगे सिक्योरिटी पर्पज के लिए ऑफकोर्स। कंटिन्यू। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन हो गई है रेडी। कभी भी आपको डिलीट करनी है, कोई भी गड़बड़ हो गई है तो आप डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। सबसे पहले आइडेंटिटी और कॉन्टैक्ट देना है, एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर एविडेंस अगर सबमिट करना है तो आप सबमिट कर सकते हैं। देन फाइनली सबमिट पे क्लिक करके एप्लीकेशन हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपके डॉक्यूमेंट में बीआरपी चिप है, बायोमेट्रिक चिप है, आप लिखेंगे यस। कंटिन्यू। उसके बाद आपके पास स्मार्टफोन है सही वाला, तो आप लिख देंगे यस, बिकॉज ये एप्लीकेशन कंप्यूटर से नहीं एक्सेस होगी, तो आपको अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना रहेगा। ऐप का नाम है यूके इमिग्रेशन आईडी चेक, जो आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए काम आएगी। नीचे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। सबसे बड़ा इशू आपको यही आएगा कि अगर आपके पास आईफोन है और आप चिप को स्कैन करना चाह रहे हैं तो वो चिप स्कैन नहीं होगी, तो ट्राई टू यूज एन एंड्रॉइड फोन। जैसे आईफोन में वॉलेट सिस्टम होती है, इन द सेम वे एंड्रॉइड में भी वॉलेट सिस्टम हो गई है, जिसमें क्या होता है कि आप अपना कार्ड इधर एंटर कर दोगे एंड देन आप डायरेक्ट फोन से ही अपना कार्ड एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके फोन से ही आप हर चीज स्कैन करके पे कर सकते हैं, दैट मीन्स आपका फोन एलिजिबल है बीआरपी की चिप को भी स्कैन करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके दोस्त का फोन यूज करें, और फिर भी कुछ भी सेट नहीं हो रहा है तो होम ऑफिस के पास स्टिल एक सोल्यूशन है, एंड दैट सोल्यूशन इज कि आपको एक अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी एंड देन आपको वहां पर जाके अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी रहेगी। अब जब आप बीआरपी की चिप स्कैन कर रहे हैं तो आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो फोन का कवर है वो आप रिमूव कर दें। यहाँ पे अगर मेरा बीआरपी है तो मुझे यहाँ से स्कैन नहीं करना,
राइट। आपको क्या करना है कि आपका फोन का एंगल इस तरह से आप रखेंगे, बीआरपी की चिप कहाँ होती है, यहाँ पे टॉप पे होगी, राइट। वहां पे अपना फोन ऐसे टच करवाओगे बीआरपी को, ना कि ऊपर ऊपर रखोगे। पता है कि कहाँ पे चिप है, वहीं पे ज्यादा आप प्रेशराइज करोगे एंड आप उसको रख दोगे। एंड्रॉइड जब आप यूज करोगे तो चीजें बहुत ईजी हो जाती है। आईफोन में क्या होता है, वो आपको शो करता है कि प्लीज अपना फोन घुमाओ, तो आपको चिप पता चलेगी। ऑब्वियसली बात है ना, चिप पर है तो घुमाने घुमाने से क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे है वहां पे इस तरह से फोन रख दो, वो ऑटोमेटिक चीप को एक्सेस कर लेगा। दूसरा मेजर इश्यू कब आएगा कि जब आपका एक फोटो लेना है, जब आपका फोटो लेना है तो यहाँ पे डायरेक्ट ओवल पे अपना मुंह ऐसे मत लेके फोटो क्लिक करना, किसी को बोलना कि वो फोटो क्लिक करे और ओवल में आपका मुंह ऐसे आए, उस तरह से क्लिक करने की जरूरत नहीं हो। बस एक बार जरूरत थी जब ब्लैक एंड व्हाइट में आता है शॉर्ट, एक प्लेन बैकग्राउंड हो आपका, जहाँ पे इस टाइप की कोई चीज ना हो, बस ऐसी एक वॉल हो, वहां पे आप खड़े हो जाए। यहाँ पे जैसे मेरी शेडो आ रही है वैसी शेडो नहीं आनी चाहिए, तो लाइट आपकी सही होनी चाहिए जहाँ पे आप खड़े हो रहे हो, इवन बैकग्राउंड होना चाहिए। और वहां पे आप जूम करना, यहाँ से ये एक सर्कल के अंदर आपका मुंह आ गया, यहाँ तक का आपका मुंह आना चाहिए, उस तरह से अगर आप फोटो क्लिक करवाते हैं अपना तो वो अप्रूव हो जाएगा। 2-3 अगर टेक्स लेने भी पड़े तो प्लीज ले लेना, उसमें झिझकने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपका पूरा नाम नहीं आता आपकी एप्लीकेशन में आइडेंटिटी कंफर्मेशन में, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑब्वियस कि इतना बड़ा नाम वो प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उसने इनिशियल्स आपकी यूज किए हैं, राइट। इंडिया का IND कर दिया होगा, ग्रेट ब्रिटेन का उन्होंने GB नहीं किया होगा, GBR कर दिया होगा, बिकॉज उन्होंने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी कंसिडर किया है, तो ग्रेट ब्रिटेन एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आई गेस ये है, इसलिए GBR उन्होंने यूज किया होगा। तो आप स्ट्रेस आउट मत करना, क्योंकि जब आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप करोगे उस टाइम पे भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, टॉप बॉटम में होगी, या फिर आपकी एप्लीकेशन पूरी फिल हो जाए तब भी आप वो PDF को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप डाउनलोड करोगे आपको पता चलेगा कि हर पेज में आपका नाम लिखा होता है एप्लीकेंट का, और वो एप्लीकेंट का नाम पूरा ही लिखा हुआ आता है। तो इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं एक सक्सेसफुल सैम्पल एप्लीकेशन के थ्रू आपको सिखाऊंगी कि कौन से आंसर्स आपको फिल आउट करने रहेंगे। ये एप्लीकेशन को ऑलरेडी PSW वीजा मिल चुका है, तो ये बेस्ट सैम्पल एप्लीकेशन रहेगी। हाउएवर मैंने कौन से आंसर्स चूज किए थे उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ आपको। मेरी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन मैंने यूज नहीं की है क्योंकि मेरा लैपटॉप बिगड़ चुका है। ये कुछ इस तरह से आपको फाइनल एप्लीकेशन दिखेगी, आपका नाम, यूनिक एप्लीकेशन नंबर, PRP नंबर, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, डेट ऑफ एप्लीकेशन एक्सेट्रा। रिमेंबर यूनिक एप्लीकेशन नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिजल्ट या आउटकम नहीं आया है और आपको फुल टाइम जॉब परमानेंट यहाँ पे करनी है UK के अंदर, तो आपका वीजा टाइप कौन सा हो गया, ग्रेजुएट, फीस आपने कितनी पे की होगी, नियर अराउंड 822 GBP, आपका ईमेल एड्रेस जो भी आपने रजिस्टर किया है, बेसिकली आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है आखिर में वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। उसके बाद अब आपको पूछा जाएगा क्या आप इमिग्रेशन एडवाइजर यूज कर रहे हैं। इफ यस तो आप यस लिखेंगे, इफ नो तो नो। इस केस में नो होगा क्योंकि आप खुद एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे हैं। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आपको किसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप अपना जीमेल एड्रेस लिख के देंगे। उसके बाद जो आपका रूटीन फोन नंबर है वो आप लिख के दे देंगे। उसके बाद आपको एड्रेस लिखना रहेगा। मेक श्योर कि पहले आप स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, उसके बाद आपका स्ट्रीट का जो नाम है वो लिखेंगे। टाउन और सिटी में आप लिख सकते हैं कोवेंट्री, बर्मिंघम, नॉटिंघम, जहां पर भी आप रहते हैं वहां का नाम लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट कोड में याद रखना कि बीच में स्पेस छोड़ना आप ना भूले, जैसे कि ABC स्पेस ABC। डन। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि क्या आप कोई और नाम या नेशनैलिटी से जाने जाते हैं। मेरे केस में था जी नहीं, तो आई वुड बी सिलेक्टिंग नो। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आपके पास एक वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, आप लिखेंगे यस। अब ये जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर पूछा जाता है उसके अंदर आप अपना आधार या पैन नहीं देने वाले हैं, आपको देना है पासपोर्ट का जो नंबर है वो आप लिखेंगे। आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो यहाँ पे इंडिया नहीं आएगा। आपने कहाँ पे अपना पासपोर्ट इश्यू करवाया है, लेट अस अस्यूम दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, कहाँ पे, वो आप लिखेंगे। इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट आप लिखने वाले हैं, ठीक है, जो भी पासपोर्ट के अंदर लिखी हुई है वो। उसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या आपके पास कभी भी कोई और नेशनैलिटी थी। मेरे केस में था नहीं, सिर्फ इंडियन ही रह चुकी है, उसके अलावा कोई नेशनैलिटी नहीं है, तो आई वुड बी सिलेक्टिंग नो। उसके बाद मुझे पूछा जाएगा कि भाई मैं ये एप्लीकेशन कहाँ पर बैठ के बना रही हूँ, तो इन माई केस इट वॉज यूनाइटेड किंगडम, तो हम वो सिलेक्ट कर देंगे। एलिजिबिलिटी है कि क्या आपके पास स्टूडेंट वीजा है, ऑफकोर्स हाँ जी है। इसके बाद आप कब आए थे UK के अंदर, आप डेट लिख देंगे। उसके बाद कैश नंबर आपके पास है, आप लिखेंगे यस। आपका जो कैश नंबर था, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, वो नंबर आप लिखेंगे। आप ईमेल में गो थ्रू कर लेना और आपको मिल जाएगा। तो है कि क्या आपकी कोई भी एप्लीकेशन है लिव फॉर रिमेन की होम ऑफिस के पास, आप लिखेंगे नहीं। अगर सच में नहीं है तो
क्या आपने कोई एलिजिबल कोर्स से पढ़ाई की है? हाँ की है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कंप्लायंस वाला? हाँ है। उसके बाद आपने कोर्स खत्म कर दिया है सक्सेसफुली? हाँ कर दिया है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि क्या डॉक्टरेट एक्सटेंशन स्कीम की कोई परमिशन मिली थी? नहीं मिली थी भाई। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको किसी ने भी पैसे दिए हैं? आप बोलोगे नहीं, नहीं दिए हुए हैं। अगर आप स्कॉलरशिप से आए हैं, पूरी 100% स्कॉलरशिप और व्हाटसोएवर, तो आप सिलेक्ट करेंगे येस, बट अक्सर जो केस होता है उसमें हम सिलेक्ट करते हैं नो। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है कि आपके पासपोर्ट में आपका जेंडर क्या लिखा हुआ है, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ मेरी है इंडिया, तो आई वुड बी चूजिंग इंडिया। उसके बाद पासपोर्ट का नंबर, इश्यू अगेन मुंबई, हैदराबाद, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इश्यू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट की, वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपको एड्रेस पूछा जाएगा कि जो आपने पहले सबमिट किया था कि क्या आप उसी एड्रेस में रह रहे हैं, आप लिखेंगे हाँ भाई मैं उसी एड्रेस में रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ या रह रही हूँ, वो आप डेट लिख देंगे। उसके बाद अबाउट योर होम, आप कैसे रह रहे हैं, डू यू ओन इट और डू यू रेंट इट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो हम चूज करेंगे कि भाई रेंट पे रह रहे हैं, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो। और अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो फिर आपको नेक्स्ट पूछी जाएगी एजेंट की डिटेल्स कि उसकी कंपनी का नाम क्या है, वो कौन से एड्रेस पे है, एंड देन उसका रीजन, प्रोविजन, कंट्री, ये सब क्या है। अगर उसके अलावा भी कोई और एड्रेस में आप रह चुके हैं तो वो एड्रेस लिखेंगे। एंड देन इंडिया का भी एड्रेस आपको लिखना रहेगा, बिकॉज पूरी पास्ट 2 साल की हिस्ट्री ये लोग एड्रेस की कवर करते होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एड्रेस लिख देते हैं, डेट्स लिख देते हैं कि कब से कब तक रह रहे हैं, उसके बाद आपको ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जाती है कि आप यूके में कब से रह रहे हैं। उसके बाद आपने कभी भी कोई बाहर टाइम स्पेंड किया है यूके के बाहर, मेरे केस में नो था तो आई वुड बी सिलेक्टिंग नो। उसके बाद कोई और कंट्रीज में ट्रैवल किया है, आई वुड बी सिलेक्टिंग नो। उसके बाद है हैव यू एवर बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन पास्ट 5 years, नो। डिड यू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके, अगर आपने छोटी मोटी सर्दी खांसी की ट्रीटमेंट ली है तो आप नो लिख सकते हैं, बट आपकी मर्जी है। अगर आप येस लिखते हैं तो आपको डिटेल्स पूछी जाएगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाते थे एंड आपने कभी पे किया है कि नहीं। तो यूजुअली क्या होता है कि सर्जरी या कुछ हो तो ही हम पे करते होते हैं। जो आप पेमेंट मेडिसिन के लिए देते हैं उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ आप डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं। जब हमारी हटा देनी हो तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपली, तो आगे की कोई क्वेश्चन और क्वेरीज ही नहीं आएगी। देन दे वुड बी आस्किंग यू कि आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या है, तो वो आप लिख देंगे। आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर फुल ड्राइविंग लाइसेंस है तो येस लिखेंगे, बाकी आप लिख देंगे नो। उसके बाद आपको कभी भी कोई भी पब्लिक फंड्स मिले थे यूके की तरफ से, आप लिखेंगे नो। उसके बाद क्रिमिनलिटी के बारे में आता है तो इसे ध्यान से देखना कि आपका कभी भी वीजा रिफ्यूज हुआ है, आपको बॉर्डर में नहीं आने दिया है या ऐसा कुछ है। तो ये जितने भी ऑप्शंस है, अगर उसमें से कुछ भी आपने किया हुआ है तो आप यस लिखेंगे, बाकी आपका आंसर रहेगा नो। बुलेटिन्स गो थ्रू कर देना क्योंकि मेरे केस में सभी आंसर्स रहे थे नो। ये सबसे अहम सेगमेंट वो है फैमिली के बारे में, जिनके भी डिपेंडेंट्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डू यू हैव पार्टनर, अगर है तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। कौन से टाइप का रिलेशन है, मैरिड है कि फिर डिवोर्स्ड है, व्हाटसएवर, वो आप चूज कर लेंगे। उनका नाम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनलिटी, वो सब कुछ आप लिखेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा क्या वो आपके साथ रहते हैं, तो आप लिखोगे हाँ। उसके बाद क्या आपके पार्टनर को किसी और नाम से जाना जाता था, अगर आपका केस है ना तो आप लिख देंगे नो। उसके बाद क्या आपके पार्टनर के पास एक वैलिड पासपोर्ट है, हाँ है। पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, इशूइंग अथॉरिटी, इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की। उसके बाद क्या आप उनका पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो आप लिख देंगे हाँ भाई मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ अगर जरूरत पड़ी तो। पहले भी शादी हो चुकी है तो आप यस लिख के सारी डिटेल्स देंगे। उसके बाद क्या आपके पार्टनर या बच्चा आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं, अगेन यस। उसके बाद आपका स्पाउस या पार्टनर अप्लाई कर रहा है आपके साथ, यस। उनकी बर्थ डेट, डेट, सरनेम, पासपोर्ट, नेशनलिटी, वो सब कुछ देंगे। बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं तो यस लिखेंगे। अगर ये कुछ भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप सिंगल है तो आप नो 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 कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन की हाँ भाई मैं 18 साल से ऊपर हूँ करके आप उसको सिलेक्ट कर देंगे और कंसेंट दे देंगे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करने के बाद। दैट्स इट माय फ्रेंड। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आपको दिखना चाहिए कि सब कुछ कंप्लीट 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 कंप्लीट। पेमेंट आप कर दोगे डिक्लेरेशन के बाद, आईएचएस का आप पेमेंट कर देते हो। उसके बाद लकीली बिकॉज आप स्टूडेंट है आपको कोई भी एविडेंस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं और आपको कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा तुरंत ही उसके बाद। सो गाइस 1 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते के बीच बीच में आपका पीएसडब्ल्यू आ जाएगा, और अगर आ गया है तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब टू अवॉइड 1000 की फाइन आपको क्या करना है, आपका बीआरपी जो है उससे सिंपली कट कर देना है। टाइम तो नहीं बताया हुआ है कि कितने टाइम पे उसे रिटर्न करना है, बट जितना जल्दी हो सके अपने बीआरपी को रिटर्न करना मत भूलना। उसके लिए आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, ब्लैक पेन लेके जाना है या फिर वहां पर से आप खरीद लेना, ठीक है। और साथ साथ में एक एनवेलॉप भी आपको खरीदना रहेगा। नियर अराउंड 1 पाउंड के आसपास आपको एनवेलॉप मिल जाएगा, छोटी साइज का लेना। आप पोस्ट लेडी या जो भी पोस्टमैन है उससे भी पूछ सकते हो, ओके। जैसे ही आप एनवेलॉप ले लेते हैं उसके बाद आपको पीछे की साइड में टू और फ्रॉम में एड्रेस लिखना रहेगा। कुछ लोग पीछे टू लिखते हैं, आगे फ्रॉम लिखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको यहाँ पे स्टैम्प कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही फेविक्विक ले जाने की जरूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो आप जैसे ही एनवेलॉप ओपन करोगे वहां पे ग्लू होता ही है और एनवेलॉप स्टिक होता है। डू रिमेंबर कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे और आपकी तीनों के बीआरपी कट करके सेपरेट एनवेलॉप में आपको सेंड करना रहेगा। 2.35
अप्रोक्सीमेटली हर एक एनवेलॉप के लगेंगे होम ऑफिस तक पहुंचने के लिए। तो जी अब हम बात करने वाले हैं कि पीएसडब्ल्यू की एप्लीकेशन डिपेंडेंट्स की हम कैसे फिलअप कर सकते हैं। दो जो स्टेप्स रिपीट हुए हैं ऑलरेडी जब हम ग्रेजुएट वीजा की बात कर रहे थे मेन कैंडिडेट की, वो रिपीटेड स्टेप्स में ट्राई करूंगी कि ना ही बोलूं। सो हम आखिरी की बात करते हैं। खाली पीली कोई भी एविडेंस देने की जरूरत नहीं है कि ये दे दिया वो दे दिया, मैरिज सर्टिफिकेट ब्ला ब्ला ब्ला। किसी भी चीज की होम ऑफिस को जरूरत होगी वो आपको कांटेक्ट करेंगे। जैसे मेन एप्लीकेंट का आपने अकाउंट क्रिएट किया था, फिर साइन इन किया था बीआरपी के साथ, सिक्योरिटी कोड्स थे, सेम वैसा है और इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। डिट्टो सेम प्रोसीजर है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेंगे कि क्या आप एलिजिबल है स्पाउस या पार्टनर की तरह रहने के लिए यूके के अंदर। कंटिन्यू, क्या आप काम या स्टडी कर रहे थे यूके में? हाँ कर रहे थे भाई। इसके बाद क्या आपके पार्टनर यूके में ही है अभी? हाँ है। क्या वो आपके साथ ही थे जब उन्होंने अप्लाई किया? हाँ भाई साथ में ही थे। कहाँ जाएंगे? येस कंटिन्यू। उसके बाद आपका वीज़ा का टाइप कौन सा है? तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं ग्रेजुएट। यहाँ पे ग्रेजुएट डिपेंडेंट ऐसा ऑप्शन नहीं है, सो ग्रेजुएट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। क्या आपके पास परमिशन थी स्टूडेंट डिपेंडेंट की तरह रहने की पहले? हाँ थी, तो येस आप ऐसे सिलेक्ट कर दोगे और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ये कर देते हैं उसके बाद आपको पूछा जाता है कि क्या आपके पास वीज़ा की परमिशन थी जैसे मेन एप्लीकेंट की थी ग्रेजुएट रूट से? येस। आपके आंसर्स सारे दिखे जाएंगे जिसमें आपने मोस्टली येस 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 ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। सेम मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर देना और फोटो वोटो क्लिक कर देना और सबमिट कर देना। फिर इस तरह से दिखने वाली है जो मैंने पहले ही बता दिया कि इमिग्रेशन एडवाइजर है नहीं है। फिर आपके पार्टनर का नाम, नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स ये सब कुछ देना रहेगा। पार्टनर कौन? मेन कैंडिडेट, ठीक है। जैसे ही आप अपने पार्टनर की रिलेशनशिप की डिटेल दे दोगे कि उनका नाम क्या है, उनकी बर्थ डेट क्या है, उनका कंट्री ऑफ नेशनैलिटी क्या है, फिर उनका टेलीफोन नंबर क्या है, उनके पास वैलिड पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर क्या है, ये सब आप डिटेल्स दे देते हो। फिर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी रहेगी। जैसे मेन कैंडिडेट ने भी डिटेल्स दी थी ना पेरेंट्स की, वैसे बेसिक डिटेल्स होगी कि नाम क्या है, सरनेम क्या है माँ बाप की, है ना, फोन नंबर, बहुत बेसिक है, तो वो आप फिल आउट कर देना। उसके बाद का सेगमेंट आता है पीपल अप्लाइंग विथ यू, कि कौन कौन आपके साथ अप्लाई करता है, आपके बच्चे या आपके डिपेंडेंट, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपका पार्टनर जो है उसके पास ऑलरेडी ग्रेजुएट रूट वीजा आ चुका है। अगर आ चुका है आप बोलेंगे हाँ आ गया है, नहीं आया है तो बोलना नहीं आया है। जब आप बोलोगे नहीं आया है तो वो उनका यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मांगेंगे, तो वो आप सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप उनका यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सबमिट करते हैं उसके बाद पूछा जाएगा कि आपके बच्चे आपके साथ अप्लाई करने वाले हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, है ना, सेम वही क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पार्टनर की एप्लीकेशन की डिटेल्स पूछी जाएगी कि भाई क्या उन्हें किसी ने स्पॉन्सर किया था, तो आप बोलोगे नहीं नहीं किया था किसी ने स्पॉन्सर। अब इसके बाद डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या है वो बता दो, आप यूके में कितने टाइम से रह रहे हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कहीं पे घूमने गए हो नहीं गए हो। सेम मेन कैंडिडेट को जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे ना वैसे ही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ आप चेक कर लो। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना कि हाँ भाई मैं 18 ईयर्स के अबाउ हूँ और मैंने कोई भी यूके में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ली। मेडिकल ट्रीटमेंट बेसिकली बहुत ज्यादा जो सर्जरी वर्जरी करवाते हैं ना उन्हीं को लिखने की जरूरत है। एक आध दिन आप कफ खांसी के लिए हॉस्पिटल गए हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखना हो तो आपकी मर्जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान रखेंगे और पैनिक नहीं करेंगे वो ये है कि IHS की फीस जैसे ही आप अपने डिपेंडेंट की पे करते हैं तो वो फीस आधी मांगी जाएगी। पूरी 1000 के ऊपर जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है, मैं भूल गई हूँ अभी, वो नहीं मांगी जाएगी। सिर्फ नियर अराउंड 712 मांगे जाएंगे। एंड यूल फील लाइक कि भाई हमने कोई एप्लीकेशन में गड़बड़ कर दी है, इतने कम पैसे क्यों मांग रहे हैं। सो डू रिमेंबर आपकी एप्लीकेशन और डिपेंडेंट्स की एप्लीकेशन को होम ऑफिस इंटरलिंक करती होती है, तभी वो चाहती है कि सब लोग एक साथ ही एप्लीकेशन फिल आउट करें। जैसे ही उनको सबकी एप्लीकेशन मिल जाती है या फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है उसके बाद कुछ दिन बाद, मान लो 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिपेंडेंट से बाकी की फीस मांगी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मांगेंगे, मांगेंगे बट थोड़ा सा टाइम लेने के बाद मांगने वाले हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपसे एप्लीकेशन बहुत अच्छे से फिलअप नहीं हुई है, आपसे कोई पॉइंट्स मिस हो गए हैं या आपने कोई गलती कर दी है अनजाने में, तो होम ऑफिस मुंह उठा के आपको रिजेक्शन नहीं दे देगा। वो इंस्टेड आपको ईमेल करेगा, आपसे चीज़ें पूछेगा, आपको स्टेप्स तक बताएगा कि भाई ये स्टेप्स है एंड इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप कर दे। तो इट्स सो गुड एंड रिलीविंग कि वो आपको चीज़ें पूछेंगे, गाइड करेंगे और आपको राइट टाइम पे बस ईमेल कर देना है, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम होता है 8 हफ्ते
ऑफिशियली तो यही लिखा हुआ है, बट ये लोग बहुत स्पीड में आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके डिसीजन दे ही देते होते हैं। बट अगर आपने एविडेंस टाइम पे नहीं दिए तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निकाल फेंकेंगे। तो उन सारी चीज़ों का भी टेंशन मत लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि आप सब कुछ फिलअप कर दे, उसके बाद पैसे भी भर दे, उसके बाद आप एविडेंस में जाके सबमिट पे क्लिक करना। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसी के बाद होम ऑफिस को आपके डॉक्यूमेंट्स विजिबल होंगे, वो देख पाएंगे और एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का ख्याल रखना। एनीवे, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपकी आगे की जर्नी के लिए, एंड आई जस्ट होप कि आपको भी PSW टाइम पे मिल जाए। तो डरना मत और अप्लाई कर देना, पर डबल वेरीफाई करना प्लीज मत भूलना सबमिट करने से पहले। ओके।